अभी की वर्तमान स्थिति के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो केपीआईटी टेक्नोलॉजीज़ के अंदर अच्छा खासा आपको गिरावट देखने को मिल रहा होगा। एक ऐसी कंपनी का शेयर जो मार्केट के बेस पे बात की जाए तो 2019 से अच्छे खासे रिटर्न इन्वेस्टर को जनरेट करके दे रहा था, उसके अंदर अभी आप देखोगे तो एक बड़ी गिरावट नज़र आ रही है और लगभग 1 महीने के अंदर भी गिरावट है। और अगर हम 6 मंथ के डेटा की बात करेंगे तो 6 मंथ के अंदर भी एक अच्छी खासी गिरावट इसमें नज़र आती है। तो उस पॉइंट पे हम यहाँ पर केपीआईटी के जैसे बात की जाए एक और कंपनी को डिस्कस करेंगे जो मार्केट के अंदर अभी हम देखेंगे तो स्मॉल कैटेगरी की कंपनी है, बहुत ही छोटी सी कंपनी है बट ग्रोथ वाइज काफ़ी अच्छी है। और अभी के टाइम पे जो बड़ा इन्वेस्टर है जो मार्केट के बेस पे काफ़ी ध्यान दे रहे हैं उसमें से ये कंपनी है स्मॉल कैप, जिस पे बात की जाए डीआईएस एफआईएस या फिर कोई बड़े फंड हाउसेस के पॉइंट से बात करेंगे तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टर ध्यान दे रहे हैं। तो वो कौन सी कंपनी है, क्या बिजनेस, इसको हम यहाँ पे समझने वाले हैं और किस तरीके से गिरावट के पॉइंट पे ये कंपनी ध्यान देने लायक है या नहीं है, स्टडी के पर्पज़ पे कंपनी क्यों इंपॉर्टेंट है उसको हम डिस्कस करेंगे। बट याद रहे कि किसी भी तरीके से आपको यहाँ पे एडवाइस नहीं दी जा रही है कि आप इसको बाय ही कर लो, ऐसा कुछ नहीं है। मार्केट में प्रॉपर आपको रिसर्च करना है, कंपनी का नाम, कंपनी के फंडामेंटल सब कुछ देखने के बाद भी आपको खुद से एक बार रिसर्च करने के बाद आपको खरीदना है नहीं खरीदना वो आप डिसाइड करोगे। मार्केट के बेस पे आपको पता ही है कि क्या कंडीशन चल रही है, आपको ऑलरेडी पता होगा कि निफ्टी के क्या हालात है मार्केट के बेस पे, और आपको पता ही है कि बजट 2025 के बेस पे जब बजट आया है उसमें हमने एक चीज़ देखी कि मार्केट के हिसाब से तो 12 लाख के आसपास जो इनकम है उस हिसाब से गवर्नमेंट ने बोला है कि टैक्स फ्री है सैलरी वालों के लिए। 12,75,000 के आसपास का अमाउंट जो है इनकम के बेस पे वो टैक्स फ्री किया गया है, जो कि पहले काफ़ी कम था। तो उस पॉइंट पे एक मिडिल क्लास के हिसाब से तो काफ़ी सारे पॉइंट नज़र आए हैं सामने। उसमें अगर हम और अलग अलग सेक्टर वाइज देखने जाएंगे तो वैसे तो ये वीडियो हम एक स्मॉल कैप पे बात कर रहे हैं बट बजट 2025 आया है तो उस पर भी थोड़ी सी बात करना जरूरी है। तो बजट 2025 की बात करेंगे तो यहाँ पे रेलवे सेक्टर पे गवर्नमेंट ने काफ़ी कम चीज़ों को ध्यान दिया है और डिफेंस में भी कुछ खास चीज़ें नहीं बढ़ी है जितनी बढ़ने की उम्मीद थी। इंफ्रास्ट्रक्चर के बेसिस पे आप सीमेंट, मेटल, स्टील, इन सभी सेक्टर वाइज अगर आप देखोगे तो आपको नजर आएगा कि 2025 के हिसाब से जो अभी हमको बजट नजर आया है उसमें इनके जो शेयर्स है मार्केट के बेस पे वो दबाव में नजर आए हैं। उसके अलावा अगर आप चीज़ों के हिसाब से देखोगे तो आपको नजर आएगा जो एफएमसीजी कैटेगरी है, जो बात की जाए जो सेक्टर है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, उसमें जोरदार माहौल नजर आया है। क्योंकि कंज्यूमर्स में बात की जाए तो यहाँ पे जो खरीदने की चीज़ें हैं उसमें मिडिल क्लास की तरफ से एक पॉजिटिव माहौल की बातें चल रही है बाजार में, जिसके चलते आप चाहे इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर की बात करो जो टीवी बेचता है, मोबाइल फोन बेचता है, उस इंडस्ट्री की कंपनीज में हरियाली नजर आई है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो फुटवेयर सेक्टर, जूते चप्पल के हिसाब से, रेस्टोरेंट के हिसाब से, कपड़े में टेक्सटाइल हो गया और मूवीज़ के लिए पीवीआर वगैरह, इन सब में एक पॉजिटिव माहौल नजर आएगा जिसमें एक आम आदमी खर्चा जोरदार करता है। क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि वो टैक्स तो कम कर रही है लेकिन कहीं ना कहीं जो इंसान है वो खर्चा जरूर करता है अपने शौक की चीज़ों में, और शौक की चीज़ों में अच्छा खासा टैक्स वसूला जाएगा तो वहाँ से कहीं ना कहीं रिकवरी वो ले लेगी। बहुत लोग खुश हैं कि 12 लाख पे टैक्स फ्री हो गया, 12,75,000 सैलरी के लिए, सैलरी पर्सन के हिसाब से टैक्स फ्री गवर्नमेंट ने कर दिया। लेकिन कई सारी चीज़ें हैं जिस पे अगर आप जो डेली लाइफस्टाइल के हिसाब से जो खर्चे होते हैं उसमें टैक्स के हिसाब से पॉइंट देखें तो काफ़ी चीज़ें नजर आती है। उसमें अगर ईवी की बात करें तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल में अच्छा खासा फोकस नजर आया है बट रिन्यूएबल एनर्जी में कुछ खास बड़ी अनाउंसमेंट नजर नहीं आई। हाउसिंग इंडस्ट्री में नॉर्मल है। लेकिन एक राज्य देखने को मिला जो सबसे बड़ा बात की जाए गवर्नमेंट के फोकस में रहा है और काफ़ी सारी स्कीम निकाली गई है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट देखने को मिला, वो बिहार के अंदर है। बिहार में गवर्नमेंट ने बजट पे इस बार अच्छा खासा खर्चा करने की बात कही है और जो स्टेट है बिहार, यहाँ पे आपको पता है गठबंधन की सरकार है तो उस हिसाब से गवर्नमेंट का फोकस भी है, सीट निकालना है उसको अच्छी खासी। तो यहाँ पर आप देखोगे कि बिहार स्टेट में जम करके खर्चे करने के बाद जो निर्मला सीतारमण है फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने कर दी है और एक बजट के साथ जो अनाउंसमेंट की गई है उसमें टारगेट भी आपको बिहार स्टेट ही नजर आएगा। तो ये मल्टीपल चीज़ें नजर आई हैं बजट 2025 के बेस पे। अगर हम 1 फरवरी के हिसाब से जो वेट कर रहे थे उसमें काफ़ी सारा आउटकम ऐसा निकल के आया है जो एक तरीके से पॉजिटिव भी है और दूसरी तरीके से नेगेटिव भी है। अब वो किस तरीके से आपको सोचना पड़ेगा और नेक्स्ट वीडियो में हम कवर कर लेंगे। तो मार्केट के साथ चलिए बात करते हैं सबसे पहले तो स्मॉल कैप कंपनी के बारे में, क्योंकि मार्केट के अंदर अगर हम बजट देखें या फिर ना देखें, सही रहे गलत रहे, पर इन्वेस्टमेंट के बेस पे इन्वेस्टर को कंपनीज पता होनी चाहिए। तो आज हम उसी हिसाब से बात करें तो मार्केट के लिए एक इंपॉर्टेंट कंपनी डिस्कस करेंगे जिसपे अभी इन्वेस्टर का फोकस काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि मार्केट के हिसाब से जो Q3 का रिजल्ट है वो अभी नहीं आया है और उस हिसाब से इस पर अभी लोगों का ध्यान है कि अगर Q3 अच्छा है तो डेफिनेटली बाइंग हो सकती है, डिमांड बढ़ सकती है। तो उसी हिसाब से नॉलेज के हिसाब से, एजुकेशन के हिसाब से हम इसको डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्मॉल कैप का नाम और बिजनेस सब कुछ डेटा को एनालिसिस करने के लिए यहाँ पर कंपनी को देखने वाले हैं।
यहाँ पर नाम अगर आप देखोगे तो दौलत एल्गोटेक लिमिटेड आपको नाम नज़र आ रहा होगा, और मार्केट के अंदर बात की जाए तो 100 रुपीज़ के आसपास का इसका एक शेयर मार्केट के अंदर नज़र आएगा। दौलत एल्गोटेक लिमिटेड की बात करें तो ये ट्रेडिंग और कम क्लियरिंग मेंबर ऑफ NSE इंडिया यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के हिसाब से भारत के अंदर देखें तो उसमें बिजनेस चल रहा है। इनका बिजनेस जो है सिक्योरिटी ब्रोकिंग और सिक्योरिटी ट्रेडिंग के हिसाब से, तो ब्रोकिंग का बिजनेस, दलाली का कमीशन, और ट्रेडिंग का तो मार्केट है ही इंडिया के अंदर, आपको पता ही है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो ये कंपनी जो है रजिस्टर है ब्रोकर के हिसाब से, और मार्केट कैप इसका 1880 करोड़ के आसपास। तो काफ़ी छोटी कंपनी, ऐसी कंपनी खासकर रिस्की भी होती हैं, बट अगर आप फंडामेंटल के पॉइंट से देखने जाओगे तो यहाँ पर आपको नजर आएगा कि इसका करंट प्राइस जो था वो 59 रुपये के आसपास का था, जो 186 तक गया। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे 186 रुपये के प्राइस से अभी इसका जो शेयर है 107 के आसपास आ गया है। तो मार्केट में अपने ऑल टाइम हाई प्राइस से काफ़ी अच्छा नीचे अब इसका शेयर नजर आ रहा है, इसलिए इन्वेस्टर्स पे ध्यान दे रहे हैं। अब फंडामेंटल कैसे हैं उस पॉइंट पे इसको देखने वाले हैं कि क्यों फोकस है लोगों का और कंपनी में क्या चीज़ें सही है क्या गलत है, वो आप समझ जाओगे। अब कंपनी को पूरा डिटेल में स्टार्टिंग से एंड तक वीडियो को देखो तो समझ में आ जाएगा। तो डेटा वाइज अगर हम देखेंगे तो स्टॉक में काफ़ी गिरावट नजर आ रही है, तो पी रेशियो भी इसका नीचे में है। बाकी अगर आप इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखते हो या फिर रिटर्न ऑन इक्विटी देखते हो तो उसमें 27 से 22% नजर आएगा। अगर हम डेट की बात करें, कर्जा इसके पास 374 करोड़ का है। रिजर्व यानी कि बचत की बात करेंगे तो 913 करोड़ की बचत है, तो आराम से कंपनी चाहे तो 913 करोड़ के रिजर्व से अपना डेट को चुका सकती है। और मार्केट वाइज अगर हम प्रमोटर की होल्डिंग की बात करेंगे तो 74.5% के आसपास प्रमोटर की होल्डिंग है, और जो प्लेज परसेंटेज है, जो प्रमोटर ने अपने शेयर गिरवी रखे तो उसमें 0 नजर आएगा, कोई भी शेयर प्रमोटर की गिरवी नहीं है। वहीं हम मार्केट के हिसाब से देखते हैं कि कंपनी की सेल्स अच्छी होनी चाहिए, प्रॉफिट अच्छी होनी चाहिए, तभी तो इन्वेस्टर उस पर ध्यान देगा, डिमांड बढ़ेगी और शेयर प्राइस में ग्रोथ आएगी। तो उस पॉइंट पे अगर आप देखोगे तो जो सेल्स बढ़ रहा है इनका 166% से बढ़ रहा है, और जो प्रॉफिट ग्रोथ है कंपनी की वो 194% से है। तो मार्केट वाइज अगर आप चीज़ों को समझते हो तो आपको नजर आएगा कि सेल्स बहुत अच्छी ग्रोथ में है, प्रॉफिट की ग्रोथ की बात करें तो वो भी बहुत अच्छी ग्रोथ में है। और उस पॉइंट पे अगर आप यहाँ पे समझने जाओगे गिरावट का शेयर प्राइस वाले परफॉर्मेंस में, तो वो आपको नजर आएगा कि 3 महीने में 24% का लॉस इन्वेस्टर को हुआ है, और 6 महीने के अंदर भी 24% का लॉस हुआ है। ना तो 3 महीने वाला इन्वेस्टर खुश है इस कंपनी के अंदर, और ना ही अभी 6 महीने वाला इन्वेस्टर खुश है, दोनों को लॉस हो रहा है, और उतने ही परसेंट से लॉस आपको नजर आएगा 24% के आसपास का। तो मार्केट में जो मूवमेंट है सीधे आपको समझ में आ गया होगा कि 6 महीने के हिसाब से और 3 महीने के हिसाब से कुछ खास मूवमेंट नहीं है। तो इस वजह से अभी अगर कंपनी पे ध्यान दिया जाए तो ये जो गिरावट वाला पॉइंट है, जो करेक्शन आया है मार्केट में जिसमें नजर आ रहा है, उस पॉइंट पे अगर हम समझते हैं चीज़ों को तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में अगर हम देखेंगे तो गिरावट है। और मार्केट के अंदर जो हम देख रहे हैं इंडस्ट्री वाइज अगर हम समझेंगे तो यहाँ पर आपको नजर आएगा कि जो डेटा है वो इसके अंदर अभी Q2 का अवेलेबल है। तो मार्केट वाइज Q3 का रिजल्ट डेफिनेटली आना बाकी है। हर कंपनी रिजल्ट लाती है तो इसका रिजल्ट आएगा ही आएगा। तो Q3 कैसा आएगा वो अब इन्वेस्टर के नज़र में है इस कंपनी के बेसिस पे, कि अगर Q3 अच्छा है तो आप देखोगे एक बड़ी तेजी आ रही है, और मार्केट में नॉर्मल है। आप देखोगे किसी भी कंपनी का अगर Q3 अच्छा आया तो अगले दिन वो तेजी में रहता है। अगर मार्केट चालू है उस टाइम पे ही आ गया, मतलब 12 से 3 के बीच में, 9 से 3 के बीच में, 3:30 के बीच में अगर रिजल्ट आ जाते हैं कंपनियों के और उस टाइम पे स्टॉक मार्केट स्टार्ट होता है, तो आप देखना कंपनी के रिजल्ट आने के बाद काफ़ी अच्छी तेजी भी आ जाती है, क्योंकि डिमांड बढ़ जाती है। और वही चीज़ इसके अंदर अगर Q3 का रिजल्ट आया तो तेजी आ सकती है, अगर रिजल्ट वीक आया तो दबाव भी नजर आ सकता है। तो उस पॉइंट पे बड़े इन्वेस्टर इसको काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। अगर आप यहाँ पे देखो तो कंपनी का Q2 काफ़ी सही था, और ईयरली बेस पे ग्रोथ भी काफ़ी अब तक की सही है। आप देखो 150 करोड़ से 250 करोड़ के प्रॉफिट पे कंपनी नज़र आ रही है ग्रोथ करते हुए। तो अगर ये ग्रोथ मेंटेन रहती है और ये ग्रोथ कंसिस्टेंट तरीके से लगातार बढ़ती रहती है तो उस पॉइंट पे डेफिनेटली जो इन्वेस्टर का फोकस होगा ऐसी कंपनीज के अंदर बढ़ जाता है, तो इस पर भी लोगों का ध्यान जाएगा। लेकिन अगर ग्रोथ कम आई तो कंपनी में डेफिनेटली दबाव आ सकता है। अगर आप देखो तो 3 साल के हिसाब से और सेल्स और प्रॉफिट को देखें तो टिल टाइम मंथ में ग्रोथ है, और ये ग्रोथ अगर मेंटेन रहती है तो डेफिनेटली तेजी की उम्मीद इसमें की जा सकती है। बाकी अगर आप देखने जाओगे इसमें रिजर्व वगैरह तो कंपनी का बढ़ ही रहा है, बोरिंग्स कंपनी की थोड़ी सी इंक्रीज हुई है, बाकी कैश फ्लो इसका पॉजिटिव में नजर आता है। और मार्केट के हिसाब से अगर आप देखोगे तो इसका जो दिसंबर तक का डेटा है उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो प्रमोटर इंक्रीज हुए हैं, लेकिन एफआईएस का जो इन्वेस्टमेंट है वो 0.89% से 0.11% आ गया है। तो इस वजह से भी करेक्शन का एक आप वजह बोल सकते हो कि ना तो अभी इसके अंदर एफआईएस पैसा बढ़ा रहा है और ना ही डीआईएस बढ़ा रहा है। तो मार्केट के हिसाब से अभी इस पे काफ़ी लोगों की नज़र है, तो मार्केट के हिसाब से देखते हैं कि इसका जो रिजल्ट है वो कैसे आता है। और रिजल्ट के पॉइंट से अगर हम चीज़ों को समझेंगे तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि 4 घंटे पहले की अपडेट है, जिसमें इस अपडेट के अंदर बताया गया है कि इसका रिजल्ट जो है 11 फरवरी के बेस पे आएगा। तो देखते हैं 11 फरवरी को इस कंपनी का Q3 का रिजल्ट कैसा निकल के आता है।
अगर रिजल्ट पॉजिटिव आया डेफिनेटली डिमांड इसमें इंक्रीज हो सकती है। तो इसको हमने एजुकेशन के बात करें जानकारी के हिसाब से डिस्कस किया है, किसी भी तरीके से आपको एडवाइस नहीं दी है कि इसको बाय कर लो, ऐसा कुछ है नहीं। तो आप इसको एक नॉलेज के पर्पज से ही देखें। बाकी अगर आपको मार्केट सीखना है तो मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि ई बुक को रीड करिए, जिसमें आपको आराम से वो सब बातें पढ़ने सीखने को मिलेगी जो एक आम आदमी को जानना ज़रूरी है। खास करके क्या होता है कि नए नए जब मार्केट में आते हैं, हम किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदने जाते हैं तो हमको नॉलेज नहीं होती, और उस नॉलेज ना होने की वजह से हम कई बार गलत कंपनी को खरीद लेते हैं और बहुत बड़ा लॉस भी होता है। और ये आम आदमी के साथ होता है क्योंकि सोशल मीडिया के अंदर जम करके चीज़ों को समझाया जाता है, एक तरीके से गलत तरीके से भी, सही तरीके से भी, लेकिन नया इंसान समझ नहीं पाता कि कौन सही जानकारी दे रहा है, कौन गलत दे रहा है। वो जब मार्केट में 1-2 साल अनुभव कर लेता है उसके बाद उसको समझ में आता है कि किसने सही जानकारी दी है, किसने गलत दी है। तो अगर आप पहले लर्न करोगे थोड़ा बहुत, उसके बाद मार्केट में एंट्री लोगे, तो आप वो लॉसेस से बच सकते हो जो आप नए होने पे गवाते हो पैसे को। तो उस हिसाब से आपको एक बार लर्न करना चाहिए मार्केट के हिसाब से ई बुक को। लिंक हमेशा के लिए आपके लिए जो हम डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा देते हैं, उस लिंक के जरिए आप मार्केट के हिसाब से ई बुक को पढ़ सकते हैं।